Everyone and welcome to Wings Quran. How are you all doing? I hope you all are doing great. And my name is Yashodhara Singh Jamwal and welcome to my lecture series. All right, so हम लोग environment की lecture series कर रहे हैं and already we've covered a lot of things like the definitions, important concepts. हमने organisms के बारे में बात किया, हमने last lecture में ecosystem के बारे में बात की and of course मैंने आपको बताया था कि communities में हम जो है biotic components को लेते हैं जबकि ecosystem में हम biotic components का interaction एबायोटिक कंपोनेंट्स के साथ उसको स्टडी करते हैं दैट इज टेकिंग बोथ बायोटिक एज वेल एज एबायोटिक कंपोनेंट्स राइट। आज के लेक्चर में हम करेंगे अबाउट टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम कि इकोसिस्टम की कितनी टाइप्स होती है। हाउएवर इकोसिस्टम की बहुत टाइप्स होती हैं और उसको हम मेजरली दो तीन हिस्सों में बांट देते हैं, लेकिन तीन हिस्सों में बांट देते हैं मेजरली, लेकिन उनके अंदर भी बहुत सारी टाइप्स होती हैं जो आपको एक लेक्चर में शायद सारी कवर ना हो। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, हम लोग कॉरल्स के बारे में बात करेंगे, हम लोग वेटलैंड्स के बारे में बात करेंगे, तो आपकी बहुत से ऐसी चीज़ें हैं जो उसमें कवर होती जाएंगी। ठीक है, सो इसमें आज के लेक्चर में हम क्या करेंगे, हम आज के लेक्चर में आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द ब्रीफ क्लासिफिकेशन ऑफ द इकोसिस्टम कि इकोसिस्टम किस तरह से किन कैटेगरीज में बांटे हुए हैं, और इसी के साथ हम बात करेंगे ट्रांजिशन जोन्स के बारे में। ट्रांजिशन जोन्स क्या है आपको भी समझ आ जाएगा। ठीक है, सो व्हाट डिड वी डू लास्ट वी डिड अबाउट जस्ट अ सेकेंड। लास्ट हमने क्या किया, लास्ट हमने जो है ऑर्गेनिजम्स के बारे में बात किया था। ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं, हेटेरोट्रॉप्स क्या होते हैं, हेटेरोट्रॉप्स में आपके हर्बीवोरस क्या है, कार्निवोरस क्या है, ओमनीवोरस क्या है, मिक्सोट्रॉप्स क्या हैं, उन सब के बारे में बात किया। फिर हमने ये भी समझा था कि जो आपके हेटेरोट्रॉप्स हैं उसमें स्कैवेंजर्स और माइक्रो कंज्यूमर्स में आपके डीकम्पोजर्स, उन दोनों में क्या फ़र्क है, हमने उसको भी स्टडी किया था। आई टोल्ड यू अबाउट कि जो डीकम्पोजर्स हैं वो आपके फंजाई, बैक्टीरिया, वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जबकि स्कैवेंजर्स आपके हायर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे कि ईगल, वल्चर, वो सब। ठीक है, ऑल राइट। सो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे इकोसिस्टम के टाइप्स के बारे में। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज इकोसिस्टम? इकोसिस्टम इज नथिंग बट द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल सिस्टम ऑफ communities of living organisms and their environment is called ecosystem। अब हो सकता है पेपर में आपको इकोसिस्टम लिखा हुआ ना आए, आपको इकोलॉजिकल सिस्टम लिखा आए। सो वन एंड द सेम थिंग। आप घबराना मत कि इकोलॉजिकल सिस्टम तो मैम ने पढ़ाया ही नहीं। इस इकोलॉजिकल सिस्टम को अगर आप जोड़ोगे तो वो इकोसिस्टम ही बन जाता है। ठीक है, अनदर स्टैटिक पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है आपको पेपर में स्टैटिक क्वेश्चन पूछा जाए। सो अगर पूछा जाए हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू प्रपोज, या द फर्स्ट the first, it was first proposed by who? It was first proposed by A.G. टैंसले। ठीक है, इनका नाम याद रखिएगा। A.G. टैंसले वॉज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने इकोसिस्टम के बारे में बताया था, यहाँ ये टर्म जो है वो दिया था। नाउ इकोसिस्टम में आपका दोनों कॉम्पोनेंट्स हैं, आपके बायोटिक एज वेल एज एबायोटिक। वो कौन कौन से कॉम्पोनेंट्स हैं जिनको पता नहीं है, प्लीज़ गेट बैक टू द लास्ट लेक्चर, उसको जाके पढ़े और फिर इसको पढ़ेंगे तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगा। ठीक है, चलो अब हम बात करेंगे आपका टाइप्स, नॉट एक्चुअली टाइप्स बट क्लासिफिकेशन ऑफ इकोसिस्टम। ठीक है, सबसे पहले जो आपका इकोसिस्टम को हमने दो हिस्सों में क्लासिफाई किया है, दैट इज ऑफ कोर्स नंबर 1 इज नेचुरल एंड नंबर 2 इज आर्टिफिशियल। ठीक है, सो वन इज नेचुरल एंड द अदर इज आर्टिफिशियल। नेचुरल इकोसिस्टम क्या होते हैं? नेचुरल इकोसिस्टम होते हैं विच आर नॉट मैन मेड और विच आर नेचुरली प्रेजेंट। जो नेचुरली प्रेजेंट होते हैं, जिसमें मैन का कंट्रीब्यूशन नहीं है उनके ऊपर, तो दैट इज कॉल्ड एज नेचुरल इकोसिस्टम। जबकि आर्टिफिशियल वो हो गए जो एंथ्रोपोजेनिक या फिर मैन मेड इकोसिस्टम्स होते हैं। ठीक है, अब ये आगे दो क्लासिफिकेशंस। ठीक है, अगर हम टाइप्स की बात करें तो इकोसिस्टम मेजरली 3 में डिवाइडेड है। मेजरली कितनों में डिवाइडेड है? 3 में। 1 इज टेरेस्ट्रियल,
अदर इज एक्वेटिक, थर्ड इज एवियन। ठीक है, टेरेस्ट्रियल कौन सा हो गया? जैसे ही आपको नाम सजेस्ट कर रहा है कि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम होता है जो इकोसिस्टम आपका लैंड के ऊपर या फिर अर्थ की लिथोस्फेयर के ऊपर प्रेजेंट होता है या फिर अर्थ की क्रस्ट के ऊपर प्रेजेंट होता है, उसको हम बोलते हैं टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। ऑन द अदर हैंड एक्वेटिक वो इकोसिस्टम होता है जो आपका वाटर बेस्ड होता है, मतलब कि हाइड्रोस्फेयर। क्लियर? और एवियन वो इकोसिस्टम होता है जो आपका एयर में या फिर आपका एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट हो। ठीक है, ये होते हैं आपके 3 प्रकार के इकोसिस्टम, टेरेस्ट्रियल, एक्वेटिक एंड योर एवियन। फॉर एग्जाम्पल, अब हम इनके बारे में थोड़े एग्जाम्पल्स लेंगे। अगर हम बात करें आपके टेरेस्ट्रियल की, तो टेरेस्ट्रियल कौन कौन से हो सकते हैं आपके? टेरेस्ट्रियल हो सकता है आपका फॉरेस्ट में जो आपके प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, आपके एबायोटिक कंपोनेंट्स, वो सब जो प्रेजेंट है, दे कैन बी, वो जो आपके लैंड पे है, दैट कैन बी योर फॉरेस्ट। इसके अलावा आपका ग्रासलैंड, जो ग्रासेस में होता है, जहाँ पे बड़े बड़े पेड़ नहीं होते लेकिन ग्रासेस होते हैं, दैट कैन बी योर टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। इसके अलावा आपका इकोसिस्टम जैसे कि डेजर्ट इकोसिस्टम जो रेतीला होता है, दैट कैन बी वन। इसके अलावा आपका क्रॉपलैंड, जहाँ पे हम क्रॉप्स को उगाते हैं, या फिर एग्रीकल्चरल फील्ड, दैट कैन बी वन इकोसिस्टम। क्योंकि उस देखो, जब आप एग्रीकल्चर में क्रॉप्स लगाते हैं ना, तो आप सॉइल में वो न्यूट्रिएंट्स डालते हैं, उस सॉइल को उसी मात्रा का रेनफॉल मिल रहा है, उसी जितना उसको चाहिए उसी मात्रा के उसके ऊपर आप फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स ऐड करते हैं। सो क्या होता है, वो जो एक इकोसिस्टम है, वो जो एक लैंड है, वो सेल्फ सस्टेनिंग हो चुका है। अब उसको कुछ और चीज़ों की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उसको रेनफॉल भी मिल रहा है, उसमें ऑर्गेनिजम्स भी हैं। अगर रेनफॉल नहीं हो तो हम उसके ऊपर इरीगेशन करते हैं। तो ये सब क्या है, ये जो एग्रीकल्चरल फील्ड है या जो क्रॉप लैंड है, वो अपने आप में ही एक इकोसिस्टम है। इसी के विपरीत अगर आप सोचेंगे कि चलो ठीक है, अब ये है, अब जैसे कि आप कहेंगे कि एक्वेरियम, आई होप आई राइटिंग द स्पेलिंग्स राइट, इफ आई एम नॉट तो आप इसको चेक कर लेना। एक्वेरियम होता है ना, जो अपने घर पे लगाया होता है, उसमें क्या होता है, एक कांच का होता है और उसमें मछलियाँ होती हैं, है ना, ये मछलियाँ हैं आपकी। ठीक है, अब आप मुझे बताओ, क्या वो एक इकोसिस्टम है? तो वो एक इकोसिस्टम नहीं है। वो इकोसिस्टम, देखो, ये मैन मेड इकोसिस्टम हो सकता है कि मैन जो है वो उसको खुद में बना रहा है, तो ये आपका आर्टिफिशियल इकोसिस्टम में आएगा। लेकिन क्या ये एक नेचुरल इकोसिस्टम है? तो ये नेचुरल इकोसिस्टम नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सेल्फ सस्टेनिंग नहीं है। आप 10 दिन इसका पानी चेंज नहीं करोगे तो इसमें जो आपका अमोनिया, क्योंकि जब फिशेज एक्सक्रीट करती हैं या कोई भी एक्सक्रीट करता है तो अमोनिया पैदा होता है, अमोनिया बनता है। अमोनिया क्या है? हार्मफुल है। तो अगर आप इसका पानी जो है वो चेंज नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा? फिशेज आर गोइंग टू डाई। सो दिस एक्वेरियम इज नॉट सेल्फ सस्टेनिंग, इट इज़ एन आर्टिफिशियल और मैन मेड इकोसिस्टम। सो इसमें आ गया आपका एक्वेरियम। ठीक है, इसके अलावा हम लोग पॉन्ड्स बनाते हैं, तालाब बना देते हैं, वो भी मैन मेड है। पहले नहीं थे, पर ह्यूमन बीइंग ने अपनी कन्वीनियंस के लिए जो है वहाँ पे तालाब बना दिए हैं। इसके अलावा आर्टिफिशियल लेक्स जो तवी में बनने वाली है, कब वो देखना पड़ेगा, बट जैसे कि आर्टिफिशियल लेक जो हमारे तवी के ऊपर बनने वाली है। ठीक है, सो ऑल दीज थिंग्स आर व्हाट, दीज आर आर्टिफिशियल विच आर नॉट नेचुरली प्रेजेंट, बट उसको बनाया जाता है। तो एक्वेरियम क्या आ गया? एक तरीके का आपका आर्टिफिशियल आ गया। इसी के ही जैसे क्रॉपलैंड। अब आप मुझे बताओ, क्या ये नेचुरल इकोसिस्टम है या ये आर्टिफिशियल है? तो ये आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है। क्यों? क्योंकि इसको हमने खुद बनाया है, ये नेचुरली प्रेजेंट नहीं था। ठीक है, फिर आपका फॉरेस्ट, नेचुरल इकोसिस्टम, ग्रासलैंड्स, नेचुरल इकोसिस्टम। हमारे घर के बाहर जो ग्रास होते हैं वो ऑब्वियसली खुद लगाए जाते हैं, सो दैट इज नॉट, जो ग्रासलैंड्स होते हैं दे आर नेचुरल इकोसिस्टम्स। डेजर्ट, नेचुरल इकोसिस्टम। ठीक है, सो दीज आर फ्यू ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ व्हाट, दीज आर फ्यू ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ योर टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। हाउएवर मैंने यहाँ पे एक्वेरियम ले लिया था आपको समझाने के लिए। एक्वेरियम ऑब्वियसली आपका टेरेस्ट्रियल नहीं है, वो आपका एक्वेटिक है। ठीक है, सो टेरेस्ट्रियल के हमने कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर कर लिए। अब हम बात करेंगे आपका एक्वेटिक इकोसिस्टम के बारे में।
राइट अगर हम एक्वेटिक इकोसिस्टम की बात करें तो आई टोल्ड यू ये कौन सा इकोसिस्टम है, जो आपका वाटर बेस्ड इकोसिस्टम है या जो पानी के ऊपर जो इकोसिस्टम होता है उसको बोला जाता है एक्वेटिक. एग्जाम्पल्स कैन बी पॉन्ड्स, एग्जाम्पल्स कैन बी रिवर्स, एग्जाम्पल्स कैन बी वेटलैंड, एग्जाम्पल कैन बी कॉरल, ठीक है, एंड नंबर ऑफ एग्जाम्पल ओशंस, ठीक है. सो दीज आर व्हाट, दीज आर एक्वेटिक इकोसिस्टम जो पानी के ऊपर रह रहे हैं. नाउ एक्वेटिक इकोसिस्टम भी दो तरीके के हो सकते हैं. कौन कौन से हो सकते हैं आपके दो तरीके के? वो दो तरीके हैं आपके, या तो आपका देखो अगर हम वाटर के हिसाब से बात करें ना, देखो अब हमको क्या करना है, एक्वेटिक इकोसिस्टम को बांटना है. पहले हम बात करेंगे वाटर के हिसाब से. वाटर के हिसाब से देखा जाए तो एक्वेटिक इकोसिस्टम कैन बी ऑफ टू टाइप्स, दैट इज रनिंग एंड स्टेशनरी. ठीक है, रनिंग क्या हो गया, ऑब्वियसली जिसका पानी जो है वो बहता रहता है, एंड स्टेशनरी क्या हो गया, जिसका पानी जो है इट इज स्टैग्नेंट. स्टैग्नेंट का मतलब नॉट मूविंग, जो मूव नहीं करता. एग्जाम्पल्स आपके पॉन्ड्स, आपके लेक्स, ठीक है, वो सारे. रनिंग क्या हो गया, जिसका पानी घूमता रहे, जैसे कि आपका रिवर्स, आपका सी, ठीक है, वो सब आगे आपके रनिंग एक्वेटिक. अब देखो इसमें कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, आपको भी समझ आ जाता कि रनिंग और स्टेशनरी क्या होता है. आपको पेपर में कैसे पूछ सकते हैं, रनिंग इकोसिस्टम को लोटिक इकोसिस्टम कहा जाता है. सो आपको पेपर में अगर लोटिक पूछा जाए तो आप समझ जाना कि वो आपको रनिंग इकोसिस्टम, रनिंग एक्वेटिक इकोसिस्टम के बारे में पूछ रहे हैं. अगर पेपर में आपको लेंटिक पूछा जाए तो आप समझ जाना कि वो आपको स्टेशनरी एक्वेटिक इकोसिस्टम के बारे में पूछ रहे हैं. सो आई टोल्ड यू अबाउट रनिंग एंड स्टेशनरी नॉट बिकॉज क्योंकि मुझे था कि आपको पता नहीं होगा, बट इसीलिए क्योंकि आपको पेपर में रनिंग और स्टेशनरी शायद नहीं पूछा जाए, आपको लोटिक एंड लेंटिक के बारे में पूछा जाए, तो आप इससे उसको याद रखिएगा. ये तो आ गया पानी के हिसाब से. इसके अलावा एक्वेटिक इकोसिस्टम को अगेन बांटा गया है तीन प्रकार में ऑन द बेसिस ऑफ सैलिनिटी. सैलिनिटी मतलब सॉल्ट कंटेंट, सॉल्ट कंटेंट के ऊपर. ये कितने तरीके के हैं, तो सॉल्ट कंटेंट के ऊपर एक्वेटिक इकोसिस्टम को बांटा गया है तीन हिस्सों में, दैट इज फ्रेश वाटर, मेरीन वाटर, ऑफ कोर्स इकोसिस्टम लगा दो आगे, ठीक है, एंड थर्ड इज योर ब्रैकिश. ठीक है, अब देखो हर चीज़ को कैलकुलेट करने के लिए वी हैव सर्टेन एसआई यूनिट्स, जैसे कि फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फोर्स का एसआई यूनिट है, ठीक है, प्रेशर को करने के लिए हमारे पास अपना एक एसआई यूनिट है. सिमिलरली जब हम सैलिनिटी या फिर जब हम सॉल्ट कंटेंट को कैलकुलेट करते हैं ना, सॉल्ट कंटेंट को, तो उसके लिए क्या है आपका एसआई यूनिट, दैट इज पीपीटी, दैट इज पार्ट्स पर 1000. ठीक है, दिस इज द एसआई यूनिट जिसको हम यूज करते हैं बताने के लिए कि सॉल्ट कंटेंट कितना है आपके पानी, दैट इज योर पीपीटी. ठीक है, नाउ अगर आपका पीपीटी या फिर अगर आपका सॉल्ट कंटेंट जो पानी में है इट इज लेस देन 5 पार्ट्स पर 1000, कितना है, इट इज लेस देन 5 पार्ट्स पर 1000, तो आप समझ जाना कि वो किसके बारे में बात हो रही है, दे आर टॉकिंग अबाउट योर फ्रेश वाटर इको सिस्टम. अगर वो बात कर रहे हैं मोर देन 30 पीपीटी की, कि सॉल्ट कितना है, सॉरी नॉट 30, 35 पीपीटी, अगर तो पानी में सॉल्ट कंटेंट मोर देन 35 पीपीटी है, देन दे आर टॉकिंग अबाउट द मेरीन वाटर इकोसिस्टम.
अगर वो बोलते हैं कि 5 से लेके 35 पीपीटी के बीच में आपका सॉल्ट कंटेंट है, देन दे आर टॉकिंग अबाउट योर ब्रैकिश इकोसिस्टम। याद रखिएगा, आपको डायरेक्टली पेपर में पूछा जाता है इन टर्म्स के बारे में कि अगर 5 पीपीटी से कम का सॉल्ट कंटेंट है तो वो कौन सा इकोसिस्टम है। दैट इज़ योर फ्रेश वाटर, की वाटर जो है वो फ्रेश है, सेलाइन नहीं है। अगर ज़्यादा है 35 पीपीटी से तो वो कौन सा है, तो वो आपका मरीन है। अगर 5 से लेके 35 इन दोनों के बीच में है तो कौन सा है, तो वो आपका ब्रैकिश वाटर इको सिस्टम है। ठीक है। अब जैसे कि आपका ये आगे आपके क्लासिफिकेशंस ऑन द बेसिस ऑफ सैलिनिटी, आपके किसके, एक्वेटिक इकोसिस्टम के। एवियन का हमको पता है जो हवा में रहते हैं, जो आपके, हाउएवर जो आपका हवा वाला है ना, वो बेसिकली एवियन इकोसिस्टम अलग सा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये जैसे कि जो आपके परिंदे वगैरह है ना, वो आपके अलग से हवा में नहीं रहते, वो आते पेड़ पर ही हैं, तो उनको हम टेरेस्ट्रियल में ही गिनते हैं। इसलिए ये जो आपका एवियन वाला है ना, ये बेसिकली कोई आपका अलग तरीके का क्लासिफिकेशन नहीं है। आपके दो ही मेजर क्लासिफिकेशन है, टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक। जो एवियन वाला है तो वो एटमॉस्फेयर में, क्योंकि आपका जो है एटमॉस्फेयर में भी सेल्फ सस्टेनिंग होते हैं, तभी तो वो उड़ते हैं हवा में। लेकिन ये वाले जो हैं, जैसे कि आपके जो ईगल आ गए, आपके वल्चर्स आ गए, आपके स्पैरो आ गए, ये सब आपके कोई अलग से एवियन वाला नहीं है, वो आपके टेरेस्ट्रियल के अंदर ही हम उनको गिनते हैं। तो एवियन कोई अलग से नहीं है। ये बस मैंने आपको 3 क्लास, क्योंकि जब आपको याद है हमने बायोस्फेयर किया था तो हमने कहा था कि लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर और एटमॉस्फेयर, तीनों का जो बीच का मिलने का पॉइंट है दैट इज बायोस्फेयर, और वहाँ पे जो है वो लाइफ एग्जिस्ट करती है। सो एवियन एटमॉस्फेयर का है, लेकिन जो एटमॉस्फेयर वाले स्पीशी हैं उन सबको हम टेरेस्ट्रियल के अंडर ही गिनते हैं, कुछ अलग से हम उनको नहीं गिनते हैं। क्लियर हो गया? नाउ अब इसी के साथ आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म के बारे में बात करने वाले हैं, दैट इज योर इकोटोन। इकोटोन, राइट। तो आज हम बात करेंगे कि व्हाट इज एन इकोटोन। नाउ इकोटोन क्या होता है? इकोटोन को बेसिकली इट इज अ जोन ऑफ जंक्शन, नंबर 1। नंबर 2, इट इज नथिंग बट अ ट्रांजिशनल जोन। ट्रांजिशनल जोन, इसको समझने का बहुत सरल सा एग्जाम्पल है। फॉर एग्जाम्पल, ये आपका बीच है, बीच मतलब रेतीला इलाका जो होता है ना, राइट, ठीक है। और यहाँ पे है आपका पानी, ये आपका पानी है। अब जब आप इस बीच से पानी के अंदर जब जाते हैं तो क्या आपका एकदम से पैर जो है, अगर आपको बोलेंगे कि ये पानी बहुत गहरा है तो आप यहाँ पे खड़े हो, ठीक है, आप अंदर की तरफ जाने लगे, पानी में जाने लगे, क्या यहाँ पे आते ही आपका पानी बिल्कुल अंदर, पैर जो है वो बिल्कुल अंदर चला जाएगा? तो वो अंदर नहीं जाएगा, आपका पैर ऊपर ही रहेगा। फिर आहिस्ता आहिस्ता और नीचे जाएगा, फिर और नीचे जाएगा, फिर और नीचे जाएगा, और एक टाइम आएगा जब आप बहुत ही जो है वो डीप चले जाओगे। मतलब ये क्या है? ये ज़मीन का एरिया है, मतलब टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है। ये आपका पानी का एरिया है, मतलब एक्वेटिक इकोसिस्टम है। तो ये वाला जो एरिया था जहाँ पे आपका पैर ना पूरा पानी में है ना पूरा ज़मीन में है, तो ये वाला कौन सा इकोसिस्टम होगा? ये जो ट्रांजिशन जोन है, या फिर ये वो जोन जहाँ पे दो अलग अलग इकोसिस्टम्स जो है वो मिलते हैं, उसको बोला जाता है इकोटोन। वेरी इंपॉर्टेंटली कि इकोटोन्स क्या होते हैं? इकोटोन्स आर बेसिकली दैट मिडल पाथ और दैट ट्रांजिशन एरिया, या दैट मिडल जोन बिटवीन टू और मोर देन टू separate ecosystem. This is a full-fledged aquatic ecosystem. This is a full-fledged terrestrial ecosystem, but this area is not an aquatic ecosystem and not completely a terrestrial ecosystem. ये बीच का एरिया है, इस बीच के एरिया को बोला जाता है इकोटोन। क्लियर हो गया? नाउ इकोटोन के साथ कुछ एग्जाम्पल्स जो आपको याद रखनी है, दैट इज योर मैंग्रोव्स, मैंग्रोव फॉरेस्ट। अगर आपने मैंग्रोव देखे, अगर नहीं देखे हैं तो आप गूगल पे इनका फोटो देखिएगा। ये जो मैंग्रोव होते हैं ना, ये बेसिकली फॉरेस्ट होते हैं। फॉरेस्ट से आप बोलेंगे कि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है, राइट, लेकिन ये टेरेस्ट्रियल नहीं होते, ये पानी में होते हैं।
अब पानी का मतलब ये नहीं है कि समुद्र के बीचों बीच जो है ये उगे होते हैं, ऐसा नहीं होता। ये आपका लैंड वाला एरिया है, ये आपका पानी वाला एरिया है, और उनके बैंक्स के ऊपर मतलब लैंड और वाटर उसके बीच के एरिया में आपके मैनग्रोव जो है वो प्रेजेंट होते हैं। हाउएवर मैनग्रोव्स के लिए अलग कंडीशंस चाहिए होता है, आपको एक एडिक्वेट अमाउंट ऑफ सैलिनिटी चाहिए होता है। ये विविपैरिटी शो करते हैं, इनमें सिल्ट रूट्स होती हैं, उन सिल्ट रूट्स का क्या फ़ायदा है वो सब चीज़ें होती हैं। मैनग्रोव्स को हम शॉक एब्जॉर्बर्स कहते हैं, वो सब हम आगे के लेक्चर्स में करेंगे क्योंकि वो बहुत डेप्थ में है। हाउएवर मैं आपको मैनग्रोव्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दूंगी जब हम सेपरेटली मैनग्रोव्स पढ़ेंगे और सेपरेटली कॉरल्स पढ़ेंगे। अभी सिर्फ आपको समझना है इकोटोन क्या होता है, ठीक है। सो ये आपका ज़मीन का एरिया, ये आपका पानी का एरिया, तो इसके बैंक के ऊपर जो है आपके मैनग्रोव्स प्रेजेंट होते हैं। सो ना ही ये टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में फॉल करते हैं और ना ही ये आपके एक्वेटिक इकोसिस्टम में फॉल करते हैं, जबकि ये इन दोनों के बीच के इकोसिस्टम में फॉल करते हैं, इसीलिए हम इनको इकोटोन कहते हैं। क्लियर हो गया। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल, जैसे कि ये आपका आ गया जी रेतीला इलाका। रेतीला इलाका मतलब कि कौन सा इलाका हो गया? डेजर्ट इकोसिस्टम, ठीक है। अब ये आ गया आपके पेड़ वाला इलाका मतलब कि फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ये आ गया फॉरेस्ट इकोसिस्टम। अब ये रेतीला इलाका और ये फॉरेस्ट का इलाका, अब ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पे रेत थी तो यहाँ से ही आपके बड़े बड़े पेड़ शुरू हो गए, ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पे पेड़ ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि यहाँ का इन्वायरमेंट उसको सपोर्ट करता है। यहाँ पे डेजर्ट है, क्यों? क्योंकि यहाँ का इन्वायरमेंट इसको सपोर्ट करता है। तो ऐसा नहीं होता, इनमें बहुत किलोमीटर के गैप्स होते हैं, बहुत लंबे लंबे गैप्स होते हैं, ताकि जैसे इस जगह पे क्या रेनफॉल भी तो होगा, इस जगह पे एटमॉस्फेयर वैसा होगा, ह्यूमिडिटी वैसी होगी, मॉइस्चर कंटेंट वैसा होगा। जबकि डेजर्ट में ऐसा कुछ भी नहीं होता, ना रेन है, ना आपका ह्यूमिडिटी है, ना मॉइस्चर है। इन एरियाज़ में ऐसा कुछ भी, यहाँ पे बारिशें बहुत कम होती हैं। अब इन दोनों इकोसिस्टम के बीच में बहुत डिफरेंस है, एक्सट्रीम कंडीशंस का डिफरेंस है। तो जब इनके बीच का जो एरिया होगा ना, वो आपके छोटे छोटे ग्रासलैंड्स का एरिया होता है। वहाँ पे आपको हल्के हल्के जो हैं वो ग्रासलैंड्स देखने को मिलेंगे, बिल्कुल छोटे, बिल्कुल ही मतलब ना ही डिवॉइड होंगे पेड़ों के साथ और ना ही बहुत बड़े बड़े पेड़ होंगे। वहाँ पे आपको ग्रास दिखेंगे या फिर आपको छोटे छोटे हर्ब्स दिखेंगे, श्रब्स दिखेंगे, ठीक है, छोटे छोटे। अब ये क्या है? ना ही आप इसको रेतीला इलाका बोल सकते हो, ना ही आप इसको हरा भरा इलाका बोल सकते हो। आप बोलते हो कि यहाँ पे ग्रासेस हैं, देयरफॉर ये क्या है? ये ग्रासलैंड इकोसिस्टम है। तो ग्रासलैंड इकोसिस्टम भी क्या है? ग्रासलैंड इकोसिस्टम भी आपका इकोटोन है, कि ये भी दो एक्सट्रीम इकोसिस्टम्स के बीच का ट्रांजिशन जोन है, कि यहाँ पे डेजर्ट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता फॉरेस्ट की तरह बनने की कोशिश कर रहा है। तो वो एकदम से फॉरेस्ट नहीं बनेगा, वो पहले हल्के हल्के ग्रासेस बनाएगा, फिर आगे चल के हल्के हल्के श्रब्स बनाएगा, फिर थोड़े और बड़े बड़े पेड़ बनेंगे, और फाइनली आपके ये बड़े बड़े ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, एवरग्रीन फॉरेस्ट उसमें तब्दील होंगे। क्लियर हो गया। नाउ इकोटोन, क्योंकि हम इकोटोन पढ़ रहे हैं तो इसमें आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में याद रखना है, दैट इज एज इफेक्ट। एक ये आप याद रखें, और एक याद रखें आप जोन ऑफ टेंशन, ठीक है। जोन ऑफ टेंशन क्या है? जोन ऑफ टेंशन कहने का मतलब ये है, अब देखो जैसे कि ये आपका टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम था, ये आपका पानी का इकोसिस्टम है, ठीक है, ठीक है। अब इस टेरेस्ट्रियल इको, रुक जाओ ये थोड़ा बीच का हो गया ना, वेट अ मिनट, इसको इस तरीके से करते हैं। ये आपका लैंड इकोसिस्टम है, और ये आपका एक्वेटिक इकोसिस्टम है। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम और ये आ गया आपका एक्वेटिक इकोसिस्टम, ठीक है। अब इस टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में क्या होंगे? टेरेस्ट्रियल जानवर, फॉर एग्जांपल आप ले लो, जैसे कि टेरेस्ट्रियल कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपके जो लैंड के ऊपर ऑर्गेनिजम्स रहते हैं वो होंगे। एक्वेटिक में आपके क्या होंगे? मछलियाँ होंगे, राइट, आपकी बड़ी मछलियाँ होंगी, आपके टर्टल्स होंगे, वो सब चीज़ें यहाँ पे मौजूद होंगी। और टेरेस्ट्रियल में जो आपके ज़मीन पे जानवर रहते हैं, फॉर एग्जांपल आपका आप लगा लीजिए जैसे कि आपका टाइगर, लायन, गोट, शोट, ये सब चीज़ें होंगी, राइट, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में। अब जैसे कि ये वाला एरिया क्या है?
ये आपका एरिया आ गया, ऐसा एरिया जो ना ही टेरेस्ट्रियल है और ना ही एक्वेटिक है। मतलब यहाँ पे वो ऑर्गेनिजम्स होंगे जो दोनों कंडीशंस में सर्वाइव कर सकते हैं, वही ऑर्गेनिजम्स होंगे ना, उन ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं एम्फीबियंस। ठीक है, सो एम्फीबियंस वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो लैंड एज वेल एज वाटर उन दोनों में रह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका टर्टल, जो सॉरी टर्टल नहीं, टॉर्टॉइज, ठीक है, वो आपका लैंड में भी रह सकता है, वो आपका एक्वेटिक में भी रह सकता है, जबकि जो आपका टर्टल होता है वो आपका पानी में ही रहता है। सो टॉर्टॉइज जो आपका है वो टेरेस्ट्रियल में भी रह सकता है, वो आपका एक्वेटिक में भी रह सकता है। इसके अलावा आपके क्रैब्स, क्रैब्स क्या होते हैं, वो बिल्कुल आपको इन डीप वाटर में नहीं मिलते हैं, वो आपको इन शैलो वाटर बॉडीज में पाए जाते हैं, ऊपर ऊपर की तरफ, उनको हम बोलते हैं क्रैब्स। अब कुछ मछलियां होंगी जो क्या कहते हैं डीप वाटर में भी रह सकती हैं, और जब यहाँ पे उनको खाना नहीं मिलेगा तो वो इधर आ जाती हैं, लैंड की तरफ आ जाती हैं, तो वो वाली मछलियां भी यहाँ पे मौजूद होंगी। तो बेसिकली होता क्या है ना, देखो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में मार्क्ड है कि भैया यहाँ पे वही ऑर्गेनिजम्स हैं जो लैंड में रह सकते हैं। एक्वेटिक इकोसिस्टम में वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो आपके वाटर में रह सकते हैं। लेकिन जो आपका इकोटोन वाला एरिया होता है ना, वहाँ पे इन दोनों का मिक्सचर होता है। याद रखिएगा, इकोटोन में अगर आपको पेपर में पूछा जाए कि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम और एक्वेटिक इकोसिस्टम या फिर इकोटोन में से सबसे ज़्यादा स्पीशीज़ की डाइवर्सिटी कहाँ देखी जाती है, तो वो इकोटोन में देखी जाती है, और इसी डाइवर्सिटी को हम बोलते हैं एज इफेक्ट। क्लियर हो गया? फॉर एग्जाम्पल आपने बहुत बार ये सुना होगा कि जो माइग्रेटरी बर्ड्स होती हैं आपकी, वो आपके आते हैं और शैलो वाटर में रहते हैं। अगर आपने देखा होगा जो 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 आपकी ये बर्ड्स होते हैं वो पानी में खड़े होते हैं, तो वो बिल्कुल अंदर पानी में नहीं होते, वो मतलब आधा शरीर पानी में होता है, आधा शरीर पानी के ऊपर होता है। मतलब पैर जो है वो लैंड के ऊपर है, शरीर जो है वो पानी में दबा हुआ है। तो वो क्या है, वो भी तो इकोटोन ही है, ना ही वो पूरा लैंड है ना ही वो पूरा वाटर है। क्यों? क्योंकि दैट इज योर इकोटोन, और इसी इकोटोन या इस जोन में आपको स्पीशीज की डाइवर्सिटी मिलती है। याद रखिएगा, आई एम यूजिंग द वर्ड डाइवर्सिटी, नॉट पॉपुलेशन। पॉपुलेशन यहाँ ज़्यादा नहीं होती, लेकिन डाइवर्सिटी होती है। क्यों? क्योंकि आपको यहाँ पे ऑर्गेनिजम्स टेरेस्ट्रियल के भी पाए जाते हैं, एक्वेटिक के भी पाए जाते हैं, और यहाँ पे कुछ ऐसे स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं या स्पीशीज़ होती हैं जो सिर्फ इसी इकोटोन में पाई जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल आई जस्ट नाउ टोल्ड यू, क्रैब्स, टर्टल, ठीक है, टॉर्टॉइज। इसी के साथ आपका सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, जो आपका बिल्कुल डीप वाटर में नहीं होता है, ना ही वो लैंड में होता है, वो शैलो वाटर में पाया जाता है। सो सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, ठीक है। सो ये जो क्रोकोडाइल है वो आपका सॉल्ट वाटर में पाया जाता है, और सॉल्ट वाटर कहने का मतलब है कि शैलो वाटर, मतलब कि बहुत घने पानी में नहीं पाया जाता है। सो यहाँ पे डाइवर्सिटी ज़्यादा है, पॉपुलेशन नहीं है, ठीक है। अब समझिए पॉपुलेशन में और डाइवर्सिटी में क्या फ़र्क है। पॉपुलेशन हो गया ऑब्वियसली नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। डाइवर्सिटी क्या होता है, देखो जैसे कि ये अलग अलग तरह के लोग हैं, ठीक है। अब पॉपुलेशन क्या होता है ना, अगर हम पॉपुलेशन गिनेंगे तो आई टोल्ड यू कि हम इसमें क्या करते हैं, पॉपुलेशन में एक डिफाइंड एरिया में हम नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स या स्पीशीज को काउंट करते हैं। तो ये आगे जी तीन काले, चार आपके रेड, चार आपके ये रेड, सॉरी ऑरेंज रेड, ये आपके तीन जो आगे आपके ग्रीन आगे, ये इनकी आगे जी पॉपुलेशन। पर अगर हम डाइवर्सिटी के बारे में बात करें तो कितनी डाइवर्सिटी है, एक काला, एक आपका ऑरेंज, एक आपका पिंक, एक आपका ग्रीन। तो यहाँ पे आपको अलग अलग तरीके के ऑर्गेनिजम्स मिल रहे हैं। जैसे कि आपको एक जगह पे सिर्फ टाइगर मिल रहा है, तो यहाँ पे डाइवर्सिटी नहीं है, यहाँ पे टाइगर का पॉपुलेशन है। लेकिन आपको एक एरिया में टाइगर भी मिल रहा है, एलिफेंट भी मिल रहा है, लायन भी मिल रहा है, वल्चर भी मिल रहा है, ईगल भी मिल रहा है, जीब्रा भी मिल रहा है, डियर भी मिल रहा है। तो ये सब क्या है, ये डाइवर्सिटी है, ठीक है। एग्जाम्पल यहाँ पे हो सकता है कि 150 टाइगर हो, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 50 टाइगर है, 10 ईगल है,
20 लायन है और 5 आपका वल्चर है। तो ये क्या है, ये डाइवर्सिफ, तो ज़्यादा पॉपुलेशन किसकी है, पॉपुलेशन इसकी ज़्यादा है, लेकिन ज़्यादा डाइवर्सिटी किसके, तो भैया इसकी डाइवर्सिटी ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे आपको अलग अलग तरीके की स्पीशीज़ मिल रहे हैं, जबकि इस एरिया में आपको एक ही स्पीशी मिल रहा है लेकिन वो बहुत ज़्यादा है। लेकिन इस एरिया में आपको क्या मिल रहे हैं, स्पीशीज़ की पॉपुलेशन कम है लेकिन स्पीशीज़ बहुत ज़्यादा है। तो याद रखिएगा, जो इकोटोन वाला एरिया होता है वहाँ पे आपकी डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा होती है, और इसी डाइवर्सिटी को हम प्यार से एज इफेक्ट कहते हैं। और कहाँ पाया जाता है, इकोटोन में पाया जाता है। क्यों पाया जाता है, क्योंकि यहाँ पे डाइवर्स इकोसिस्टम्स होते हैं, दोनों इकोसिस्टम्स मिल रहे होते हैं, एक इकोसिस्टम दूसरे इकोसिस्टम में अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा होता है और दूसरा इकोसिस्टम अपनी कंट्रीब्यूशन दूसरे वाले को दे रहा होता है, इसलिए यहाँ पे डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा होती है। दिस डाइवर्सिटी इज कॉल्ड एज एज इफेक्ट। नेक्स्ट इज द जोन ऑफ टेंशन। जोन ऑफ टेंशन कहने का मतलब ये हो गया, इसको ऐसे समझिए, फॉर एग्जाम्पल आप ये हो, ठीक है, ये आपका एक दोस्त था और ये आपका एक दूसरा दोस्त था, आप इन दोनों के दोस्त हो, लेकिन ये दोनों अपने आप में बहुत अलग हैं, ठीक है। तो लेकिन आप दोनों के दोस्त, तो ये आपको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा, ये आपको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा। अब समझो, ये है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, ये है एक्वेटिक इकोसिस्टम, दोनों एक दूसरे के साथ बहुत डिफरेंट हैं, दोनों अलग हैं, लेकिन ये जो बीच का एरिया है ये इसका भी दोस्त है और इसका भी दोस्त है, ये है आपका इकोटोन। तो क्या होगा, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है और ये वाला इकोसिस्टम अपना डोमिनेंस दिखाने की कोशिश करता है। दिस टेंशन इज कॉल्ड एज जोन ऑफ टेंशन, और ये कहाँ पाई जाती है, आपके इकोटोन में पाई जाती है। क्लियर हो गया। सो व्हाट इज दिस, दिस इज बेसिकली अ पुल फ्रॉम वन जोन, एक जोन अपनी तरफ पुल करती है और दूसरी जोन अपनी तरफ पुल करती है, और कहाँ पे होता है, ये पूरा का पूरा टेंशन जो है वो आपके इकोटोन के ऊपर पड़ता है, ठीक है। सो आज के लेक्चर में हम लोगों ने एज इफेक्ट भी किया, एज स्पीशीज के बारे में भी बात किया, ठीक है। इसके अलावा हमने टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम के बारे में भी बात किया। इकोसिस्टम कैन बी क्लासिफाइड एज बोथ योर नेचुरल एंड आर्टिफिशियल, और टाइप्स हमने दो मेजर की, आपकी टेरेस्ट्रियल एंड योर एक्वेटिक। एवियन जो होते हैं, जो एटमॉस्फेयर पे जो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं वो बेसिकली कहाँ रिजाइड करते हैं, वो आपके पेड़ों पर रिजाइड करते हैं। देयरफॉर हम एवियन को एक अलग क्लासिफिकेशन नहीं लेते हुए हम एवियन को टेरेस्ट्रियल के अंडर ही क्लासिफाई करते हैं। कुछ ऐसे इकोसिस्टम्स हो सकते हैं जो ना ही आपके एक कंप्लीटली एक इकोसिस्टम में फॉल करे, ना ही दूसरे इकोसिस्टम में फॉल करे, लेकिन कैरेक्टरिस्टिक्स दोनों इकोसिस्टम्स के दिखाएं, उसको हम बोलते हैं आपका इकोटोन। और वो ऑर्गेनिजम्स जो लैंड पे पाए जाते हैं, दे आर कॉल्ड एज टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स, जो पानी में पाए जाते हैं, दे आर कॉल्ड एज एक्वेटिक इकोसिस्टम्स। और वो ऑर्गेनिजम्स जो आपकी लैंड और वाटर दोनों में पाए जाए, दे आर कॉल्ड एज एम्फीबियंस। फॉर एग्जाम्पल योर क्रोकोडाइल्स, योर टर्टल्स, योर क्रैब, ये सब चीज़ें क्या हैं, ये सब आपके एम्फीबियंस हैं, ठीक है। सो थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।